कलेक्टर अगर डायरेक्टर को लोकल गवर्नमेंट कहीं पे भी करना हो, कौन करेगा? यहां पे उसका नाम नहीं है, क्या कहा? ठीक है। If no details about the mode of payment of divorce are specified in the निकाहनामा, यानी कि डावर और वो डेफर और प्रॉम्प्ट का नहीं दिया हुआ, तो क्या होगा? अदा करना होगा ऑन डिमांड, ऐसा ही है। तो ऑन डिमांड जो होता है वो कौन सा होता है? Who is empowered to make rules to carry into effect purpose of this ordinance? Government. What is the maximum simple imprisonment term for breach of any rules made under this ordinance? रूल्स को अगर, जो कि ऑर्डिनेंस के रूल्स हैं, उसकी अगर कोई वायलेशन करेंगे तो 1 मंथ। व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन फॉर अ ब्रीच ऑफ एनी रूल्स मेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस? 2000। I believe that this is going to aid into your at least जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया है कि लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा, खास तौर पे ऑर्डिनेंस को, उस ऑर्डिनेंस के अंदर आपको बेतहाशा चीजें बड़ी क्लियर और कैटेगोरिकली आपको जहन में होंगी। अब अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है, बी इट आर्बिट्रेशन काउंसिल का डिसीजन चैलेंज करना हो, कहाँ पे जाएगा, क्या उसका मैकेनिज्म होगा, उसको ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास तो कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है लेकिन पंजाब में है, वो आपने देख ली। मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है, बीवी से परमिशन ना लेने पर क्या आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो करेगी, और रीजंस क्या होने चाहिए। फिर जो है वो चेयरमैन यूनियन काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल है, उसका काम क्या है। और दूसरा, रजिस्ट्रेशन अगर ना हो, वो अगर निकाहनामा रजिस्टर्ड है, उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, उस पर क्या पेमेंट देनी पड़ेगी, अगर कोई मेंटेनेंस नहीं देता हस्बैंड तो कैसे रिकवर की जा सकती है। आई बिलीव दैट एटलीस्ट अगर ऑर्डिनेंस 1961 में से कोई भी आपके सामने सवाल आएगा, यू शैल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप उसका जवाब दे सकें। ठीक है, तो अब 10 मिनट का ब्रेक करते हैं एंड देन वी विल रिज्यूम अगेन। ओके, कलमदान दिया गया है तो आई कन्फाइन माई सेल्फ टू दैट एक्सटेंट। और इन द मीन वाइल मैं कोशिश करूंगा कि अगर और कोई सब्जेक्ट भी मिलता है, अगर आप लोगों ने पसंद किया तो इंशाल्लाह उसको भी लेके जाएंगे। से सब्जेक्ट सारे हमें जरूरत नहीं है, कुछ सब्जेक्ट्स मीडियम टॉपिक्स हैं। लेट्स से सीबीसी के अंदर जो है आपका एग्जीक्यूशन और 21, तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे आप कुछ सब्जेक्ट्स ना पढ़ाएं हमें, ये जो मेन है जिसपे से जो मेन क्रक्स आपका बनेगा, जैसे ऑल 21 आपको मैंने एग्जांपल दी, या फिर ट्रांसफर प्रॉपर्टी में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो हम लोग मतलब टॉपिक वाइज टॉपिक कुछ मेन टॉपिक इंपॉर्टेंट। आप एक काम करें ना, इसमें आप लोग हेल्प करें, मुझे बैठ जाए प्लीज प्लीज, आप लोग हेल्प करें। ठीक है, क्या हेल्प करें? देखें, यू आर बेसिकली स्ट्राइविंग फॉर दी जो है वो एक कॉज जिसके लिए आप लोगों की तैयारी है। ठीक है, आप लोग शॉर्ट लिस्ट करें, वो मेरे साथ शेयर करें, मेरा नंबर ले लें, मेरे साथ शेयर करें कि सर इन सब्जेक्ट्स पे आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं। सब लोग अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं, नेक्स्ट पूरा लेक्चर जो है वो 2 घंटे का आप लोगों की उस रिक्वायरमेंट के ऊपर मैं तैयार करके आऊं। ओके, लेकिन ये आज का इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, अच्छा वजह क्या है, एक तो हम लोगों ने बड़ा लेट इसको स्टार्ट किया। ठीक है, और हालांकि आइडिया तो था लेकिन बीच में बाकी दोस्तों ने भी बड़ी जो है वो खिदमत की है आप लोगों की, और इस मकसद के लिए, इस कॉज के लिए उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा किया है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन तमाम दोस्तों को जो भी इसके अंदर जो है वो अपना एक जो है ना वो समझेंगे इनपुट डाल रहे हैं। हमने भी एक कोशिश की है कि किसी तरह जो है वो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन तक रीच करें, उनको यहाँ तक ले आएं, अगर नहीं पहुंच सकते वो किसी वजह से, तो हम उन्हें वर्चुअली जो है वो एक्सेस दें अपने आप तक।
तो जो चीजें हम तैयार कर रहे हैं उन तक वो पहुंचा के और उनके उस कॉज में उनका साथ दें। ठीक है, तो अब जो है वो सेकंड लेक्चर जो मेरा अब स्टार्ट हो रहा है, दिस इज विद रिगार्ड टू पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट। अब ऑर्डिनेंस 1961 आपने देखा, दैट इज बेसिकली सब्सटेंटिव लॉ, और उसमें एक्सप्रेसली मना कर दिया गया कि जनाब जो है वो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 अप्लाई नहीं होगा, सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई नहीं होगा। सिमिलरली हमारे इस वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के अंदर एक्सप्रेसली मना किया गया कि कानून शहादत अप्लाई नहीं होगा, सीपीसी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो वजह वजह यह है कि 1964 बाय इटसेल्फ इज ए प्रोसीजरल लॉ। तो लेट्स गो थ्रू इट। आपने बेसिकली कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं ताकि इस वक्त जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, मैंने पहले वाले लेक्चर में भी अभी कहा था कि हमारी आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि हम किसी सूरत जो है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो हमारा एग्जाम आएगा, स्क्रीनिंग आउट जिसको हम कहते हैं, उसमें हमें ठोस इस तरह के जवाबात मिलें जो एक्यूरेट हों, और वहां पे जब हम अटेम्प्ट करें तो हमें टाइम ज्यादा ना लगे। क्योंकि मुझे ये पता है कि आप लोग जो देखें, यहां तक पहले भी मैंने कहा था कि यहां तक आप आए हो, ये आपकी सीरियसनेस शो करती है। आप यहाँ पढ़ रहे हो, टाइम दे रहे हो, डेफिनेटली आप घर पे भी पढ़ते होंगे, बाकी तमाम काम भी करते होंगे, लेकिन जब आप ये दे रहे हो इसका मतलब ये है कि यू नो समथिंग। आपको एक जो है वो आप लोग की चाहत है कि आप किसी सूरत जो है वो कोर्ट प्रिजाइड करें। लेकिन यहां पे एक चीज जहन में रखें कि आपको जो चीज फोकस करनी है ना, वो ये है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम अटेम्प्ट कितने करें आप, और एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो लिहाजा अब मैं इसको लेके चलता हूं कि यहां पे अगर आप देखें तो दिस इज the West Pakistan Family Courts Act 1964 outlines a comprehensive legal framework for the establishment and functioning of family courts across Pakistan, with the primary objective of ensuring the expeditious settlement and disposal of disputes relating to marriage and family affairs. The Act mandates the establishment of family courts in each district and defines their exclusive jurisdiction over specified personal matters and certain offences where one spouse is the victim. यहाँ पे offences की बात यूं है कि I believe it is section 22 or 23 where the family court has got jurisdiction of a judicial magistrate as well. जब आप कोर्ट में बैठे हो, डेफिनेटली आप जो है वो परफॉर्म कर रहे हो डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस, लाइक यू कैन बिकम civil judge, you can perform as a civil judge, you can perform simultaneously as a magistrate, you can perform as a family judge, consumer court, and there are many other jurisdictions which provide you or assign you, empower you with all such powers. लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब हम एक्ट को पढ़ रहे हैं 1964 को, तो हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि वी आर सर्विंग एज ए फैमिली जज। तो फैमिली जज अगर एक्सक्लूसिवली आपको जुरिस्डिक्शन है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अदरवाइज इख्तियारात सीआरपीसी के तहत आपसे ले लिए गए हैं, या उस कोर्ट को सिर्फ फैमिली की जुरिस्डिक्शन है, तो ये आप 1964 में एक्सक्लूसिवली यू कैन फंक्शन एज ए मजिस्ट्रेट एज वेल, वो आपको इख्तियारात दिए गए ताकि कल कला को कोई कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स भी होती हैं तो उनको भी आप हैंडल कर सकते हैं, यानी एक्सरसाइज कर सकते हैं। Offenses where one spouse is the victim. It sets forth the qualifications for judges, a streamlined procedural framework from the institution of suit to final decrees, enforcement of mechanisms, appeal structures, and judicial powers, while largely excluding the application of Qanun-e-Shahadat Order 1984 and the Civil Procedure Code 1908. Additionally, the West Pakistan Family Courts Sindh Amendment Act 1997. अब अगर आप के सामने जब मैं क्वेश्चनेयर लेके आऊंगा, इसमें तो एक क्लियरली लिखा होगा बड़ा क्लियर अंदाज में कि इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ पंजाब। ठीक है, अब एक कानून है जो एग्जिस्ट करता है, लेकिन अच्छा फिर हमारे पास जितने भी आप देखेंगे कमेंट्रीज हैं, ये कल मुझसे एक पॉडकास्ट भी हुआ था, उसमें सवाल किया गया कि जनाब यहाँ पे ये ट्रेंड क्यों नहीं है कराची के अंदर। हालांकि हमने देखा है कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स बड़े अच्छे अच्छे और बेहतरीन वकील हैं, लेकिन ये मामला है कि यहाँ के जो वकला हैं उनकी तरफ से इसमें कोई इनपुट नहीं है कि किसी कोई किताब की कमेंट्री लिख दी, कोई जो है वो नया लॉ प्रोमलगेट हुआ तो उसकी जो है वो रिफ्रेजिंग कर दी या उसको कंपाइल किया। ऐसा यहाँ पे ट्रेंड नहीं है। मैंने कहा हर जगह का एक अपना ट्रेंड होता है,
मैंने कहा आप ये देख लें कि फिश बिरयानी आपको कराची में मिलती है, डेफिनेटली वो लाहौर में नहीं मिलेगी आपको। तो हर जगह की अपनी अपनी, अब क्या है कि वहां का एक ट्रेंड है। वहां मैं अगर यहाँ पे कोई किताब पब्लिश करवाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि बेशक मैं कराची में लिखूं लेकिन उसकी पब्लिकेशन में लाहौर से करवाऊंगा। वजह यह है कि मैं अकेला जाकर अगर किसी प्रिंटिंग प्रेस वाले को दे दूंगा तो वो मुझे एक पेज जो है वो 10 रुपए का बना के देगा, लेकिन वहां पे मैं अगर लाहौर जाता हूं मुझे सस्ता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास काम ज्यादा है। सेम इज द सिचुएशन हेयर। एक वकील जो है उसके पास इतने ब्रीफ हैं, वो जाकर एक नया काम क्यों शुरू करेगा, वो लिखना क्यों शुरू करेगा? तो सेम सर्कमस्टांसेस यहाँ पे भी प्रीवेल करती हैं कि जनाब ये जो 1997 वाला लॉ आया, तो ये 1997 वाले लॉ के तहत जो है वो सिंध ने फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 को एडॉप्ट किया। एंड सिंस देन विद सर्टेन अमेंडमेंट्स, जिसमें सेक्शन 25A है जहां पे ट्रांसफर ऑफ केसेस की बात की गई है, अदर देन दिस बाकी का तमाम तमाम लॉ जो है वो वही है। इंट्रोड्यूस सेक्शन 25A ग्रांटिंग द हाई कोर्ट द अथॉरिटी टू ट्रांसफर सूट्स, अपील्स और प्रोसीडिंग्स बिटवीन फैमिली कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स विद इन or across districts, enhancing judicial flexibility without mandating de novo trials unless specifically ordered. This statutory scheme underscores a dedicated, expeditious, and context sensitive forum for adjudicating family laws matters in Pakistan. ये जो मैंने इसका ब्रीफ बनाया है, इससे बाहर इस पूरे एक्ट 1964 में कुछ नहीं। ये उसने समझ लीजिए कि काइंड ऑफ प्रेसी बना दी है इसकी पूरे की, इससे हटकर कुछ नहीं है। नेक्स्ट पेज में अगर पढ़ूंगा, अब वो उसकी एक्सटेंशन होगी, दैट यू मे कॉल इट इज अ प्रेडिकेट ऑफ रेस्ट ऑफ दी थिंग्स। ठीक है जी। अब प्रीएम्बल को अगर हम देखेंगे, ये एक काइंड ऑफ 2 पेजर है, इसको देख लेते हैं। फिर अगर प्रोविजन वाइज आप मुझसे पूरा ट्रायल पूछेंगे तो आई विल बी लेटिंग यू नो कि ट्रायल के अंदर जो है वो फैमिली ट्रायल में खास तौर पे से पूरा प्रोसीजर दिया गया है, उसी का ही समझ लीजिए कि ये रेप्लिका है। लेकिन इसके अंदर चूंकि कानून शहादत और सीपीसी दोनों को आउस्ट कर दिया गया है, आउस्टिंग क्लाज है इसके अंदर, तो उसकी वजह से इसको थोड़ा सा इन्होंने स्क्वीज करके, और सर्टेन थिंग्स हैं। फॉर सपोज, चलें पहले मैं वो आप चीज आपको बता देता हूं कि जब आप सूट इंस्टीट्यूट करते हो इसके अंदर, पहली बात तो ये है कि वो तमाम सूट इसके अंदर जो है वो इंस्टीट्यूट होंगे जो कि इसके शेड्यूल के अंदर दिए गए हैं। फॉर सपोज, सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो गया ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स इंक्लूडिंग खुला, सूट फॉर मेंटेनेंस हो गया, और उसके अलावा गार्डियन एंड वार्ड्स के तहत अगर आप एप्लीकेशन जो है वो बच्चों की कस्टडी के हवाले से जितने भी हैं, सूट फॉर जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज हो गया, सूट फॉर जो है वो अर्ली मैरिज की जो है वो कैंसिलेशन के हवाले से हो गया। तो ये तमाम के तमाम इसके अंदर शेड्यूल में दिए गए हैं कि इस फैमिली कोर्ट को क्या क्या इख्तियारात हैं। ठीक हो गया जी सर। कांजुगल राइट्स जेक्टिटेशन का है, वो कहीं पे डिस्क्राइब नहीं हुआ बस। कि अब देखें, अब ये मैंने इसीलिए बताया ना आपको कि सब्सटेंटिव लॉ इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, अगर आप सीआरपीसी में जाएंगे ना, तो सीआरपीसी बेसिकली आपको बताता है प्रोसीजरल के जनाब आप ट्रायल कैसे कंक्लूड करो, और फिर बाकी वो तमाम प्रोविजंस जिससे वो ट्रायल गवर्न होता है। सिमिलरली ये 1964 इज बेसिकली प्रोसीजरल लॉ। अब गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट की जो यानी कस्टोडियल काइंड ऑफ इश्यूज हैं वो भी शेड्यूल में लिखा हुआ है, लेकिन वो इस एक्ट में नहीं बताया गया। वो उसके लिए गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट अलग से है। ठीक हो गया। सिमिलरली डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है। अब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कैसे होगी, उसका 1939 का अलग से एक्ट है। ठीक है। मेंटेनेंस के हवाले से भी आएंगे तो मेंटेनेंस के हवाले से भी अलग से लॉ है। अब ये तमाम की तमाम वो लॉज जो है, अब जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज हो या जो है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हो, यहां पे आपको इस 1964 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट्स, अपील, एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगा, एग्जीक्यूशन हो गए, अगर आपने जो है वो मेंटेनेंस अलाउ कर दी, मेंटेनेंस अगर आपने 17(1) में की है, इंटरिम ऑर्डर हो गया, इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, अपील कहां होगी, ट्रांसफर कहां होगा, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट तक, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक, सिविल फैमिली कोर्ट से फैमिली कोर्ट तक, वो तमाम मैकेनिज्म इसमें बताया गया है। और उसके अलावा प्री ट्रायल यानी आपका सेक्शन 10 जो है वो बड़ा एक्सक्लूसिव है, सेक्शन 12 आपका बड़ा एक्सक्लूसिव है। सेक्शन 10 के आई बिलीव 2 है या 3 है,
जिसके अंदर जो है वो आप जैसे ही सेक्शन 9 के तहत रिटन स्टेटमेंट फाइल कर देते हो तो सेक्शन 10 में वो 10(1) में पूरा आपका वो रिटन स्टेटमेंट प्लेंट सबको जो है वो पेरूज करेगा और उसको उसका एनालिसिस करेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और फिर 10(2) है या 10(3) के अंदर जो है वो प्री ट्रायल करेगा। आपका प्री ट्रायल दोनों स्पाउसेस को बुला के कंप्रोमाइज करने की कोशिश करेगा। अगरचे कंप्रोमाइज इफेक्टिव होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता एंड सूट इज फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, तो उन्होंने क्या करना है, वो डिक्री कर देना, ठीक है, खुला ग्रांट कर देनी है। लेकिन उसके अंदर अगर अदर देन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के रिलीफ है तो वो जो है फिर उसके ऊपर एविडेंस रिकॉर्ड करेगा, वो प्रोवाइडेड है आपके सेक्शन 11 में। चलें जी, सेक्शन 11 में एविडेंस भी रिकॉर्ड कर दिया आपने, और अब आप एक और कोशिश करोगे सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 में क्या करना है, पोस्ट ट्रायल करना है आपने। वो पोस्ट ट्रायल करने के बाद जो है लेट सपोज अगर मेंटेनेंस है, यानी डिक्री आपकी जो है वो फाइनेंशियल डिक्रीटल अमाउंट आपने रिकवर करना है, तो सेक्शन 13 प्रोवाइड्स कि अगर 30 डेज के अंदर अंदर आपने जो है वो उस डिक्री को कंप्लाई विथ नहीं किया तो देन लैंड रेवेन्यू एक्ट आ जाता है कि भाई आपने कैसे रिकवरी करनी है। फिर आगे जाके आपके बाकी के मिसलेनियस प्रोविजंस आ जाता है, जिसमें ये आ जाता है कि जनाब अगर कोई ऑर्डिनेंस 1961 के तहत आपकी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं हुई है तो क्या करना है। फिर कोर्ट क्या करेगी कि उस यूनियन काउंसिल कंसर्न के चेयरमैन को लिखेगी कि जनाब ये मैरिज रजिस्टर कर दीजिए, ठीक है। और इसके अलावा सेक्शन 25A में, सेक्शन 25A के अंदर जो है वो एक्सक्लूसिवली 1997 वाली अमेंडमेंट के बाद उन्होंने कहा कि जनाब एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट तक केस ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस पूरे जो लॉ का खुलासा यही है। अब अगर हम इसके अंदर जो है इसको पढ़ेंगे भी तो मैक्सिमम हमारे 10 मिनट लगेंगे। अगर उसके सिर्फ टाइटल को देखेंगे आप, टाइटल में से भी चीजें बड़ी क्लियर और कैटेगोरिकल हो जाती हैं, वो है। तो अगर आप मेरा ख्याल है कि आर यू रेडी फॉर कि इसको हम एक नजर पढ़ लें, 10 मिनट लगेंगे। Preamble and purpose. The Act's preamble explicitly states its objective to make provision for the establishment of family courts for the expeditious settlement and disposal of the disputes relating to marriage and family affairs and for matters connected therewith. This highlights the legislature intent to create a specialized, efficient mechanism for resolving sensitive family disputes. Scope and extent. Although this act referred to as Punjab Family Courts Act, आप इसको यूं नहीं पढ़िएगा, ठीक है, shall extend to whole of the Punjab. This indicates its primary application in the province of Punjab through historically it was a West Pakistan Act. Provincial adaptations are common. Establishment and qualifications of judges. The Act mandates that government shall establish one or more family courts in each district or at another necessary places and appoint a judge for each court. Crucially, it includes a provision that at least one family court in each district shall be presided over by a woman judge to be appointed within a specified period. ये सवाल आ सकता है, ठीक है, हर जिले के अंदर एक वुमन जज जो है वो लाजमी है। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। क्रूशियली इट इंडिकेट्स दैट प्रोविजंस दैट एटलीस्ट वन फैमिली कोड हो गया। रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशंस, अ पर्सन मस्ट बी or have been or be qualified to be appointed as a district judge, additional district judge, civil judge or a qazi appointed under Darul Amal Diwani Riyasat Kallat to be appointed as a judge of the family court. Exclusive jurisdiction. अब यहां पे jurisdiction की बात है कि one of the most important aspects of the family courts and is their exclusive jurisdiction. They are empowered to entertain, hear and adjudicate upon matters specified in part 1 of the schedule. These matters are comprehensive and include dissolution of marriage including खुला, ये आपका dissolution of marriage act 1939 के तहत इसको empower किया गया। Dower and maintenance amount, इसके लिए maintenance जो है I believe I'm not sure there is separate I believe maintenance amount is in no. It is basically in Muslim personal law. ठीक है, उसके अंदर I believe if I recall it is section 261 or something कि जो father है he is to maintain the जो है वो family members. Restitution of conjugal rights, custody of children and their visitation rights, वही GNW Act आ गया। Guardianship भी उसी के अंदर आ जाता है। Jectitation of marriage है, dowry and personal property and belongings of a wife and child living with his mother. Any other matter arising out of निकाहनामा, अगर कोई इस तरह का इशू आता है वो हो गया। Any अच्छा,
Furthermore, family courts also have jurisdiction to try offenses specified in Part 2 of the schedule where one spouse is victim of an offense committed by the other. Key procedural aspects: the Act lays down specific procedures to ensure expeditious disposal institution of suits by presenting a plaint. The plaint must contain material facts, a schedule of witnesses, and importantly, a plaint for dissolution of marriage may contain all claims relating to dowry, maintenance. अब ये चीज स्पेसिफाइड है, याद रखिएगा, ये सवाल आ सकता है कि क्या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के अंदर जो है बाकी के रिलीफ इंक्लूड किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते, ये सवाल हमें आया था। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि प्लेंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में कंटेन ऑल क्लेम्स, लेकिन यहां पे आपका जो है वो ऑर्डर 2 रूल 2 अप्लाई नहीं होता जो सीपीसी में है, या वो कॉन्सेप्ट भी नहीं है यहां पे कि जनाब आपने अगर कॉज ऑफ एक्शन आपको अक्रू हुआ है तो वहां पे आपने होलिस्टिकली पूरा का पूरा कॉज ऑफ एक्शन चैलेंज करना है, क्लेम करना है। ये नहीं है कि पीस मील में आपने आज जो है वो किया और बाकी का बाद में करेंगे, ये नहीं होगा। यहां हो सकता है, यहां पे अगर आपने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए आप आ भी गए हो, मेंटेनेंस आज क्लेम नहीं किया है, तो सब्सिक्वेंटली यू कैन क्लेम। ठीक है, तो यहां लफ्ज है मे कंटेन ऑल क्लेम्स रिलेटिंग टू डावरी, मेंटेनेंस, डवर, पर्सनल प्रॉपर्टी, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन एंड विजिटेशन राइट्स। इंटीमेशन ऑफ डिफेंडेंट within 2 days of plaint presentation with a notice summon sent। अब यहां पे एक जबरदस्त बात जो फैमिली लॉज और बैंकिंग लॉज में मुझे अच्छी लगती है कि तमाम की तमाम नोटिस के मोड्स जो है वो साइमल्टेनियसली अप्लाई होते हैं। ऑर्डर 5 ऑफ द सीपीसी की तरह ये नहीं है कि आपने पहले समन निकाले, उसका इंतजार करें, उसकी कोई रिपोर्ट आ जाए, हुआ नहीं हुआ, फिर जो है आपने जो है वो एडी निकाला, फिर जो है टीसीएस करा, फिर पेस्टिंग करी, अल्टीमेटली ऑर्डर 5 रूल 20 पे जाते हैं हम जब पब्लिकेशन करवाते हैं। तो इसमें तमाम चीजें जो है वो उन्होंने साइमल्टेनियसली रिटन स्टेटमेंट आ गई जनाब, मस्ट बी फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट ऑन द फिक्स्ड डेट along with a list of witnesses and gist of evidence। notably a defendant husband can claim restitution of conjugal rights in his written statement। ठीक है, एंड डिफेंडेंट वाइफ कैन क्लेम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इंक्लूडिंग खुला। अब अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए जनाब आ गए मौसूफ, तो उसकी जो वाइफ है उसको राइट है कि उसके अंदर वो डिसोल्यूशन एज ए काउंटर क्लेम कर दे। अगर औरत ने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का किया है तो मर्द उसमें रिटन स्टेटमेंट में काउंटर क्लेम में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्लेम कर सकता है। इफ द डिफेंडेंट फेल्स टू सबमिट रिटन स्टेटमेंट देयर डिफेंस में स्टक ऑफ कितने दिनों में जी? 15 दिन में। प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्व एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्स, हियरिंग पार्टीज एंड अटेम्प्टिंग कंप्रोमाइज, ये सेक्शन 12 का 10 आ गया। एंड रिकंसिलिएशन, दिस इज अ क्रूशियल स्टेज एम्ड एट रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एमिकेबली। If reconciliation fails in a dissolution of a marriage suit, the family court shall immediately pass a decree for dissolution of marriage। In the case of khula, the wife may be directed to surrender part of her dower। The act specifies that a case including a suit for dissolution of marriage shall be disposed of within कितना पीरियड है जनाब? 6 महीने का। ये याद रखिएगा, ये आपके पास इस वक्त ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। इफ नॉट ईदर पार्टी कैन अप्लाई टू द कोर्ट फॉर डायरेक्शंस। एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज कैन involve recovery of money as arrears of land revenue if not paid within 13 days। ये सेक्शन 13 है। सेक्शन 13 में अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपको वो डिक्रीटल अमाउंट नहीं मिलता तो आप वहां पे एज ए एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट क्लेम कर सकते हो। ये लैंड रेवेन्यू एक्ट के जो एरियर्स हैं, आई बिलीव इट इज सेक्शन 61 और समथिंग, ये आप एक नजर जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर 161 होगा, उसमें बड़ा जबरदस्त प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे रिकवरी होगी। ये हम हर जगह पे जाके क्लेम तो करते हैं कि जनाब ये भी आप इसमें जरा नोट कर लीजिएगा, मैं इस पे भी काम करके आऊंगा ताकि एक्सप्लेन करूं आपको कि भाई हर जगह पढ़ते हैं कि इवन आपके नेब ऑर्डिनेंस के अंदर भी ये चीज लिखी हुई है कि भाई लैंड रेवेन्यू के तहत ये रिकवरी होगी, तकरीबन हर जगह पे, क्योंकि ये प्रोसेस बड़ा जबरदस्त है, तो इसको समझना लाजमी है। क्रूशियली प्रोविजंस ऑफ कानून शहादत सीपीसी आउस्ट कर दिए गए हैं टू प्रोसीडिंग्स बिफोर फैमिली कोर्ट। दिस सिंप्लीफाइज प्रोसीजरल हर्डल्स। द एक्ट आल्सो इंट्रोड्यूसेस अ सिग्निफिकेंट प्रोविजन फॉर इंटरिम मंथली मेंटेनेंस 17A जो हमारा होता है फॉर वाइफ और चाइल्ड ऑन द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट इफ नॉट पेड द डिफेंस ऑफ द डिफेंडेंट मे बी स्टक ऑफ। इस बुनियाद पे जिस तरह हमारे यहाँ सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस में है कि जनाब आपने अगर मंथली रेंट नहीं दिया तो आपका डिफेंस स्टक ऑफ हो जाता है। सिमिलरली फैमिली लॉज के अंदर सेक्शन 17(1) की पहले दिन दरखास्त, चूंकि ये जो वालिद होता है उसका ये फर्ज है कि बच्चा और उसकी जो मिसेज है उसको मेंटेन करे।
अगर नेक्स्ट डेट पे वो उसकी मेंटेनेंस नहीं देता तो उसका इस डिफेंस जो है वो स्टक ऑफ हो। एक्सक्यूशन ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल, या कोई डिसीजन जो आर्बिट्रेशन काउंसिल के सामने पेंडिंग हो उसको, और उसके अलावा मैरिज अगर रजिस्टर की जाती है फैमिली लॉज 1981-61 के तहत, ये दो वो सवाल हैं जिस पे फैमिली कोर्ट को एक्सक्लूसिवली बार किया गया है टू इंटरटेन एनी मैटर देयर अगेंस्ट। ट्रांसफर ऑफ केसेस सेक्शन 25A है, दिस सेक्शन इज critical for understanding case management 1964. 25 grants broad powers for the transfer of cases. High court may transfer any suit proceeding before family court. ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑल्सो हैज द पावर टू ट्रांसफर। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रोविंस टू प्रोविंस की कोर्ट्स के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर सकती है। क्रूशियली अपॉन ट्रांसफर द रिसीविंग कोर्ट, डिनोवो ट्रायल की बात कर रहे हैं कि एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट के पास जैसे ही मैटर जाएगा, अगर उससे पहले इश्यूज फ्रेम हुए हुए हैं या जो भी प्रोसीडिंग हुई होगी वो कंटिन्यू होगी, डिनोवो ट्रायल नहीं होगा। डिनोवो लफ्ज से मुराद समझते हैं मेरा ख्याल है सब लोग कि नए सिरे से ट्रायल को शुरू करना इज बेसिकली डिनोवो ट्रायल। स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स 25B कहती है कि जनाब जो है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट को the includes a provision allowing the district court or high court to stay proceedings. An important provision states that an interim stay order shall cease to be operative if the stay application is not decided within 30 days. अगर किसी ने restraining order दिया, let's suppose 30 दिन के अंदर उस पर फाइनल डिसीजन नहीं आया इंटरिम ऑर्डर के ऊपर, तो दैट शैल बी सीज टू हैव इफेक्ट्स। 1997 की जो अमेंडमेंट है ये इसके अंदर मैंने इंक्लूड करी है कि एक्ट इज प्राइम एग्जांपल ऑफ हाउ अ जनरल लॉ इज अडॉप्टेड टू स्पेसिफिक प्रोविंशियल नीड्स। तो इसमें कोई खास नहीं है, सिर्फ 25A की जो है वो अमेंडमेंट है उसको आप देखें, और दूसरा पूरा कानून हमने एडॉप्ट किया इस प्रोविंस के अंदर। ठीक हो गया सर? तो दिस इज बेसिकली ओवरऑल आपका ये एक्ट है। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि जनाब इसमें और ऐसी क्या चीज है जो स्पेसिफिक प्रोविजन हमने समझने की जरूरत है। बड़े कैटेगोरिकल अंदाज में मैंने आपको समझाया कि प्लेंट आता है तो उस प्लेंट आने के बाद आपका काम शुरू होता है। आपने 2 दिन के अंदर अंदर नोटिस निकाल के तमाम मोड्स के जरिए उस डिफेंडेंट को बुला लेना है अपने पास। वो जैसे ही आएंगे उसने जो है वो आपको रिटन स्टेटमेंट जमा कराना है 15 दिन के अंदर अंदर। अगर 17A की एप्लीकेशन है आपने मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देना है इंटरिम, और अगर वो कंप्लाई नहीं करता स्टक ऑफ हो जाएगा। अगर वो आ जाता है तो प्री ट्रायल सेक्शन 10 में होगा। अगर प्री ट्रायल फेल होता है आपने डिग्री पास कर देनी है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की। बाकी क्लेम है उन पे इश्यूज फ्रेम कर देने हैं और एविडेंस रिकॉर्ड करनी है सेक्शन 11 के तहत। सेक्शन 12 में आपने पोस्ट ट्रायल करना है। सेक्शन 13 में जो है वो कंप्लायंस करनी है। दिस इज ऑल। एग्जीक्यूशन का प्रोसेस गिवन सेक्शन 13 है ना, वही है, उसी के तहत है। एग्जीक्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। देखिए मैक्सिमम एग्जीक्यूशन कौन से प्रोविजन की है? मेंटेनेंस के लिए होगा, डावरी आर्टिकल्स के लिए होगा। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आप 30 डेज के अंदर उसको ऑटोमेटिकली कंप्लाई करना है। अगर उसने कंप्लाई नहीं किया, देखिए 30 डेज के अंदर सेक्शन 13 को अगर हम एक्सक्लूसिवली पढ़ें तो सेक्शन 13 की लैंग्वेज मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 13। ठीक है, सेक्शन 13 इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज। ठीक है सर। The family court shall pass a decree in such form and in such manner as may be prescribed and shall enter its particulars in the prescribed register. If any money is paid or property is delivered in the presence of the family court in satisfaction of the decree, it shall enter the fact of a payment or the delivery of property as the case may be in the aforesaid register. Where a decree relates to the payment of money and the decretal amount is not paid within the time specified by the court, not exceeding 30 days, the same shall, if the court so directs, be recovered as arrears of land revenue, and on recovery shall be paid to the decree holder. For the decree shall be executed by the court passing it or by such other civil court as the district judge may by special or general order direct. Number 5, a family court may, if it so deems fit, direct that any money to be paid under a decree passed by it paid in such installments as it deems fit. तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि ये इसकी लैंग्वेज बाइट सेल्फ इज वेरी मच क्लियर। हाँ,
तो समझ लो आपका क्या, आप क्या समझते हैं कि एग्जीक्यूशन फाइल होनी चाहिए। वैसे देखिए मैं एक बात हूँ प्रैक्टिकली, हाँ आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया। देखिए बुनियादी तौर पर तो आपका क्या? वो जो डिक्री होती है ना, डिक्री बाय इटसेल्फ इज एन एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर, कि जनाब आपने इसको कंप्लाई करना है। लेकिन हमने देखी हैं, पर्सनली भी देखी हैं, एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन की दरख्वास्त आती है इसमें वही कोर्ट में, बिल्कुल पेश भी होती हैं, उन पे ऑर्डर भी होते हैं, सब चीजें होती हैं। हाँ जी, तो ऑर्डर 21। हाँ के हिसाब से फाइलिंग होती देखिए, है, 10 के हिसाब हाँ से कोर्ट एक्सेप्ट देखें बेसिकली तो आपको जो स्पेसिमेन है वो तो वो ही मिलेगा ना, 10 वाला ही मिलेगा। वैसे इसमें तो एग्जीक्यूशन ही लिखा है ना, कोई आपको इसके अंदर जो है वो फॉर्म दिया गया एग्जीक्यूशन का, ना कोई स्पेसिमेन है। तो फिर आप क्या करते हो, डेफिनेटली आप बारो करते हो ना चीजों को। तो आप डेफिनेटली 2110 को जो के जो फॉर्म उसका दिया गया है, दैट यू विल बी बारोइंग फॉर दिस। ठीक है, नाउ लेट्स गो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चनेयर। ठीक है, हमारे पास अभी 30 मिनट्स हैं, तो कोशिश करेंगे कि जो है ये क्वेश्चनेयर पूरा जो है वो हम अटेम्प्ट करें इसमें। जी सर, जी सर। हाँ तो वो भी आप पहली कोर्ट की ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमने केसेस भी देखे और प्रेक्टिस भी देखी है। ठेका नामे के कारण नंबर 17 के अंदर कुछ बनाए लिखे जाते हैं, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है, कैसे होता है। तो सभी कोर्ट कहते हैं कि जिंदा द एक्शनेबल क्लेम्स, और आप जाके इकट्ठे कर सकते हैं। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। देखिए अगर वो रिलेट करती है उस कॉन्ट्रैक्ट से, जो आपका एक सिविल फैमिली कॉन्ट्रैक्ट है ना, आपने निकाह किया है, नाउ दैट पर्टिकुलर निकाह नामा इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जो इन्फोर्सेबल अंडर द लॉ है, आप कौन से कोर्ट में जाते हो, जहां वो कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल थ्रू, वही है ना। सिमिलरली वहां पे जिस कोर्ट में आप जा रहे हो, ये लॉ कहता है कि जनाब उस कॉन्ट्रैक्ट की तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस, चाहे उसमें कुछ भी दिखाया हो, आप लेट सपोज अगर कोई बंदा कहता है कि जनाब मैं इसको, औरत को हक महर में ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी देता हूं, ठीक हो गया सर। अब अगर वो कल कला को नहीं देता, तो व्हाट इज दी बेसिक बेसिक रेमेडी अवेलेबल टू द वुमन, क्या करेगी वो, कहां जाएगी, आप बताइए। हम्म। बेशक आप उनसे ऑर्डर ले लें, यहां पे ये होगा, ऑर्डर कर दें आप। कल अगर आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनते हैं, पहली बात तो आप इसको एंटरटेन करें, देखिए लॉ कैसे डेवलप होता है, ऐसे ही डेवलप होता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग अपनी है, मेरी अंडरस्टैंडिंग अपनी है, मैं आपके पास रिलीफ लेने के लिए एक पर्टिकुलर सूट फाइल करूंगा, आ गया आपके पास, आप जस्टिफाई करेंगे अपने ऑर्डर में, वाई डोंट यू अग्री विथ मी। जब आप डिसअग्री करेंगे तो उसको राइट ऑफ अपील है, वो जाएगा चैलेंज करेगा, एपलेट कोर्ट डिसाइड करेगी, अगर आपके पास वापस भेजती है, बिस्मिल्लाह आपने इसको करना है। क्यों? क्योंकि अब आपके ऊपर वो डिसीजन बाइंडिंग है। ठीक है, और अगर आप लेट सपोज आपने ऑर्डर कर दिया, एनीबडी अग्रीड बाय योर ऑर्डर शुड अपील इट, तो आपका जो ऑर्डर है दैट इज नॉट दी अल्टीमेट ऑर्डर। ठीक है, आप लेकिन जहां पे आपको लगता है कि यार नहीं, देयर शुड बी सम लॉ, या तो कोई केस लॉ आप उससे कहते हो कि जनाब आप ले आए, लेकिन केस लॉ कैसे बनता है, आप और हम अगर डेयरिंग डिसीजन लेंगे तो बनेगा ना। आप एक रीजन के साथ, बेशक गलत रीजन हो सकता है ना, लेकिन जस्टिफाई तो करेंगे, उस रीजनिंग से अगर आपने ऑर्डर कर दिया तो दैट विल डेवलप द लॉ। ठीक है जी सर। अब देखें हमने ये एक क्वेश्चनर बनाया है आपका, इसमें ना सिर्फ एक्ट 1964 है, लेकिन रूल्स को भी हमने इंक्लूड किया। तो आज जितने हम अटेम्प्ट कर सकते हैं वो कर लेते हैं, बाकी इसको आप फिर देख लीजिएगा। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट सिंध अमेंडमेंट, ये चूंकि विजिबल है तो उसमें आंसर भी है, टू अमेंड द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 स्पेसिफिकली फॉर इट्स एप्लीकेशन इन द प्रोविंस ऑफ सिंध। When did the West Pakistan Family Courts Act Amendment Act 1997 came? जी
हाँ तो हमें आंसर पता है सामने, लेकिन लेट्स सपोज हम लोग वहां पर यहाँ पे जवाब नहीं है ना। हाँ हाँ, वो ऊपर वाले का कह रहे हैं आप। हाँ ठीक है। एग्जैक्ट की बात कर रहा हूँ सर मैं। एग्जैक्ट में अगर कंफ्यूजन हो हमें तो आप क्या ट्रिक आप क्या सजेस्ट हाँ, वो आप पहले लेक्चर में नहीं थे, मैंने इनको यही बताया। मैंने कहा आपका उमूमन क्या होता है, ये रिकॉर्डेड है, आपको मिल जाएगा अगर आप देख लेंगे तो, ठीक है। कि उमूमन क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा अप्लाई करेंगे माइंड, तो आपके सवाल में ही जवाब छुपा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब ये तो बड़ा स्पेसिफिक है ना कि आपको डेट देनी है, कि एग्जैक्ट डेट क्या है उसकी। अब 1997 तो पता है ना आपको। अब नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए होंगे उनमें अगर 1997 सब में है और बाकी जो डेट है वो डिफर करती है, तो थोड़ा कंफ्यूजन और डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उन सवालों में 97 सिर्फ एक सवाल जवाब में लिखा है, तो ये आपको एक काइंड ऑफ क्लू है, आप उसको ऑप्ट करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली अगर आप जब भी ये खास तौर पे ये स्क्रीनिंग आउट वाला जो टेस्ट दे रहे होंगे उसमें आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, तो या तो उसी सवाल में या आगे वाले सवालों में आपको जवाब मिल जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, इसके लिए ट्रिक ये है कि कोशिश करें आप अपने इस पूरे 1 घंटे वाले टाइम को इस तरह से शेड्यूल करें कि पहले 10 मिनट निकाल के पूरा पढ़ लें आप। जब आपने पूरा पढ़ लिया तो मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह हमारी स्टैट्यूटरी लैंग्वेज होती है, स्टैट्यूटरी लैंग्वेज कैसे होती है, हर नया सेक्शन ओवरलैप कर रहा होता है पीछे वाले को। हाउ थेफ्ट इज एक्सटॉर्शन, हाउ थेफ्ट इज रॉबरी, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉबरी एंड डेकोइटी, बड़े ओवरलैपिंग काइंड ऑफ जो है ना वो सेक्शंस होते हैं। सिमिलरली ये जो क्वेश्चनर होता है, आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चनर जब आपके सामने आएगा, अगरचे आपने इसको पूरे 10 मिनट पहले दे दिए और आपने इसको पढ़ लिया, आप देखेंगे कम से कम इन्हीं सवालात में से, अगर आप श्योर नहीं है, इन्हीं सवालात में से आपके 15 से 20 जवाब निकल आए। दिस इज द ट्रिक। इसको आप जब ये मैं आपको दे रहा हूंगा ना, इसको भी देखिएगा, पास्ट पेपर्स को भी जरा देख लीजिएगा, आप देखेंगे कि उन्हीं सवाल नामे में से ही आपके 10-15 सवाल जो है सवालों के जवाब निकल आए। नेक्स्ट इज व्हेन डिड द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स सिंध अमेंडमेंट एक्ट 19 क्यों नहीं हो रहा नीचे, इनटू फोर्स एट वंस अपॉन इट्स इनेक्टमेंट। अब वो एग्जैक्ट डेट इसकी जो है इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन इज according to the West Pakistan Family Courts Sindh Amendment Act 1997, which statute which authority may transfer a suit or proceeding from one family court to another in the same district or across the districts, in the same district or across the districts, districts तो डेफिनेट हाई कोर्ट। सर इसकी बैटरी जा रही है। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट सिंध अमेंडमेंट एक्ट 1997, विच अथॉरिटी में, अच्छा ये हो गया दी हाई कोर्ट। अच्छा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए ट्रांसफर्ड सूट अंडर द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट सिंध अमेंडमेंट एक्ट, चार्जर लगाएं बेटा इसको। Is it necessary to commence proceedings de novo before the succeeding judge? No, unless the judge for reasons to be recorded in writing directs otherwise. मतलब वो तो फिर डिस्क्रिशन वाली बात हो जाती है ना, लेकिन अगर हमसे आप ब्लैक एंड व्हाइट में पूछेंगे तो हम कहेंगे नो। Which of the following ordinances was repealed by the West Pakistan Family Courts Sindh Amendment Act? रिपील हुआ था कोई? खुद को कैसे करेगा, इसमें कोई गलती है? हाँ, which of the following ordinances was repealed by the West Pakistan Family Courts Sindh Amendment Act 1990? अच्छा, पहले ऑर्डिनेंस आया था 90 डेज के लिए,
ये पहले ऑर्डिनेंस था 1997 के लिए, 1997 वाला। और उसके बाद जो है, अगर मेरा लैपटॉप ले आए बेटा, मेरा लैपटॉप ले आए पहले। अब इसे एक नई चीज पता चली हमें कि दिस एक्ट 1997 वाज असेंटेड टू आफ्टर 3 मंथ्स। ऐसे ही होगा ना, 90 डेज के बाद इसको असेंट मिला होगा। पहले इट मस्ट हैव बीन प्रोमलगेटेड एज एन ऑर्डिनेंस, और उसके बाद जो है वो इट वुड हैव बीन प्रेजेंटेड इन द प्रोविंशियल असेंबली, और वहां पे जो है वो ऑर्डिनेंस को रिपील करके फॉर्मली, और इन्होंने एक्ट किया होगा इसको। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, इसमें नहीं है। West Pakistan Family Courts Rules 1964 were made under the powers conferred by which section of the West Pakistan Family Courts Act 1964? Which section? अभी याद कर लें, देखें ये चांस, यहां पे हम एक दूसरे का इम्तिहान नहीं ले रहे, यहां पे हम एक दूसरे से सीख रहे हैं, तो लेट्स लर्न इट। जी, गेस करें। अगर गलत गेस करेंगे और यहां पे जवाब सही आ गया, फिर आप ये भूलेंगे नहीं। ठीक है, सेक्शन 26। जी रोहित साहब। जी 26 रिपील नहीं है, 26। चलें जी, अब ये याद रख लेना। According to the West Pakistan Family Courts Rules 1965, which of the following courts are designated as a family courts for the purposes of this act? Family courts के लिए designated courts कौन सी हैं? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली जज, और भी हैं, काजी, और एक और भी है। द कोर्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड द सिविल जज। यहाँ इसने जो है वो इख्तिसार से काम लिया है, लेकिन वो है, हमने अभी तो पढ़ा है उसको। How must a plaint under subsection 1 of section 7 of the act be presented to the family court according to the rule 7(1) of the rules? रूल्स हमने नहीं पढ़े, लेकिन कैसे प्रेजेंट किया जाएगा? Is a plaint in writing, signed and verified by the plaintiff or by her agent if the plaintiff is a female. अच्छा, which of the following particulars must a plaint contain as per rule 8(2) of the West Pakistan Family Courts Rules 1965? Which of the following particulars must a plaint contain? उसका नाम, एड्रेस, relationship, name of the court, names, descriptions, residence, cause of action and evidence, piece of evidence kind of, or detail of evidence, nature, valuation of claim. Okay. If a plaint is presented to a family court not having jurisdiction, what is the court required to do according to West Pakistan Family Court Rules 1965? Jurisdiction के बगैर रिटर्न करेगी या डिसमिस करेगी? डिसमिस क्यों नहीं कर सकती? यस, ये बड़ा ट्रिकी सवाल है। जब जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, अलाउ नहीं कर सकते, तो डिसमिस कैसे कर सकते हो? ठीक है, रिटर्न द प्लेन टू बी प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर कोर्ट एंडोर्सिंग द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड रिटर्न लिमिटेशन बचाएगा उसकी, ये जरूर याद रखिएगा कि उस पे डेट एंड टाइम जरूर डालना है उसने। In a suit for dissolution of marriage or dower, where shall the family courts have jurisdiction in addition to where the cause of action arises or parties last resided together? इसमें क्या कहेंगे? In a suit for dissolution of a marriage or dower, where shall the family court have jurisdiction? In addition to where the cause of action arises or parties last resided together, where wife resides, where the wife ordinarily resides. जी नहीं, तो रिजाइड तो भाई देंगे ना, मतलब
मतलब इस पे तो एक जुमला मुझे याद आता है कि ये तक कहा गया था कि अगर औरत ट्रेन पे चढ़ी हुई है और कहीं स्टेशन पे ट्रेन रुक गई, लिखा है फैमिली कोर्ट, वहां उतर के वहां प्लेट फाइल कर सकती है। ठीक है, तो उसको थोड़ा ज्यादा लेवरेज है। 12, according to Rule 7(1) of the West Pakistan Family Courts Rules 1965, suits triable under the Act shall generally be instituted in and heard by which court? The court of a civil judge having jurisdiction, or the district judge, additional district judge. If no such civil judge court exists, मतलब यहां अगर इसको पढ़ें आप कि फैमिली कोर्ट अगर नहीं है तो, फैमिली कोर्ट अगर ना होगी तो क्या करेंगे, फिर वो उसको एंटरटेन करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये शायद सवाल ना आए, क्योंकि ये चीज अब रिडंडेंट हो चुकी है। कौन सी ऐसी कोर्ट, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां फैमिली कोर्ट नहीं है? हाँ। What power does the court of district judge possess regarding suits pending for a trial in any family court within a district according to Rule 7(2) of the rules? क्या इख्तियारात हैं डिस्ट्रिक्ट जज को पेंडिंग सिविल सूट, फैमिली सूट्स के अंदर? दूसरा, कॉल करके अपने पास खुद सुन सकता है। ठीक है, तीन चीजें हो गई, एक ट्रांसफर कर सकता है, कॉल कर सकता है, ठीक है, और हियरिंग दे सकता है। ठीक है जी। तो सेंड फॉर द रिकॉर्ड इन प्रोसीडिंग्स, मतलब आरएनपी कॉल करेगा, हियर द सूट इटसेल्फ, और रेफर इट टू एनी अदर कोर्ट विद इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। When a case is transferred from one family court to another, is it necessary to commence proceedings de novo? आ गया ऊपर proceedings as per Rule 9 of the West Pakistan. No, unless judge for reasons to be repeat किया है। Under what circumstances may the family court hold proceedings in camera according to West Pakistan Family Courts 1965? Circumstances, pre-trial, pre-trial, offense, समझ नहीं आ रही? Under what circumstances may the family court hold proceedings? रेप केस कैसे भाई? फैमिली कोर्ट खुला केसेस में जिना की प्रोसीडिंग्स होती हैं। Where it deems fit or when both parties to suit request it. How should the evidence of each witness be taken down in family court as per Rule 10(a)(1) of the Family Courts Ordinance Act, Rules 19? In writing, in language of the court, by presiding over, or in his presence and hearing and signed by him. मतलब वही वाला प्रोसीजर है जो, लेकिन आप लोग ये याद कर लीजिए। नंबर 1 राइटिंग, नंबर 2 लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, नंबर 3 प्रिजाइडिंग ऑफिसर बाय हिमसेल्फ और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग। सर नहीं, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट सिंध के अंदर सिंधी और इंग्लिश है, पंजाब के अंदर उर्दू, बाकी तमाम प्रोविंसेस में उर्दू और इंग्लिश, और सिंध में उर्दू, सिंधी एंड इंग्लिश। If a witness gives evidence in English, what is required regarding its record? Vernacular की बात करेगा ये, according to Rule 210(a). The presiding officer may take it down in English, and an authenticated translation in language of the court shall form part of the record unless parties request otherwise. Vernacular record वैसे होना यही चाहिए, वर्निकुलर रिकॉर्ड बनना चाहिए। वजह यह है कि ट्रांसलेशन डज नॉट कैरी द इमेज or the essence of the assertion or deposition that is basically adduced in local language. मैं बलोचिस्तान में गया हूं, बलोचिस्तान में उर्दू में ही रिकॉर्ड होती है। इसके लिए भी लाजमी है कि मैं प्रोसीडिंग में जो कह रहा है वो भी अपनी लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में बात करें ताकि बाकी को सबको समझ में आए। देखिए मकसद ये नहीं है, प्रेजेंटेशन की बात नहीं है। प्रेजेंटेशन के लिए तो देखें आपको जो है ना वो दिस इज काइंड ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन ना, आप किस में समझते हो। अब अगर एक बंदा है वो बेचारा गूंगा है तो क्या करोगे आप? अग्रीव तो है।
जेस्चरिंग है। अब जेस्चरिंग आपको तो समझ में नहीं आती, फिर आपको बंदा हायर करना पड़ेगा, फॉरेनर है उसको वो कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं आती, आप क्या करोगे। तो ये काइंड ऑफ एक ऐसी चीज है जिसपे आप कन्फाइन नहीं कर सकते। आपको बुनियादी तौर पर समझना है, अगले की गिरीवांस को गेज करना है। तो दिस इज सिंपली ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन चूंकि लॉ में दिया गया है कि लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, तो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट तो स्पेसिफिकली और सब्सटेंशियली बताई गई है कि कौन सी। हाँ, नो कमेंट्स। What is the procedure if a witness denies the correctness of any part of the evidence when it is read over to him as per Rule 10A6? Modify करेंगे नहीं करेंगे? अगर कोई विटनेस कहता है कि जनाब जो है वो 10A46 के तहत कि जनाब मुझे एतराज है इस जुमले पे, मैंने नहीं कहा, मॉडिफाई करेंगे बिफोर साइनिंग, है ना? The presiding officer may make a memorandum thereon of the objections and add necessary remarks instead of correcting the evidence. ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन उसको करेक्ट नहीं करेंगे आप। हमेशा एक चीज रिकॉर्ड पे जो आ जाती है, अगर आपका प्लेंट है उसमें भी आप कोई अमेंडमेंट करते हैं तो वो रेड पेन से उस पे, या रिव्यू में भी जब अगर कोई ऑर्डर होता है कि जजमेंट पास हो गई, आप रिव्यू लेके गए हो, आपको अंदाजा होगा, तो उसमें रेड पेन से आपको उसको मॉडिफाई करके एडिशन। When are judgments and orders required to contain the points for determination, the decision thereon, and brief reasons according to Rule 14(2) of the West Pakistan Family Court Rules? When are judgments and orders required to contain points for determination? वो जो जिस तरह points for determination होती है ना, जिस तरह हम चार्ज फ्रेम करते हैं तो पॉइंट्स होती हैं, इश्यूज, तो उसके लिए जो है वो कब होती हैं? कहता है फेयर फॉर जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स विच आर अपीलेबल। ठीक है, इंटरिम में नहीं, जब आप कोई सवालनामा बना के और उसके जवाब दे रहे होते हो। ठीक है, अपॉन पासिंग ए जजमेंट इन अ सूट व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी ड्रॉन अप एज पर रूल 16 ऑफ द पाकिस्तान फैमिली कोर्ट रूल्स 1965। अब इसको यहाँ को 20 पे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, a decree in form 1 signed by the presiding judge and bearing the seal of the court। आपको एक असाइनमेंट देता हूं, इसमें 100 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और आप लोगों ने वो सबसे पहले तो 1964 को पढ़ें और रूल्स 1965 पढ़ लें घर पे जाके। ठीक है, और उसके बाद एक स्केल पकड़ें, स्केल पकड़ें या मोबाइल अपना ले लें, जो आंसर्स हैं वहां पे ये रखें और अटेम्प्ट करें, और वो जवाब जो है वो आंसर क्वेश्चन के एंड में बाकायदा आप लिखें, ए करना है, बी करना है, सी करना है। ठीक है, या तो ए बी सी, अगर वो चूंकि विजिबल नहीं है, हाँ आप लिख दीजिएगा, हाँ सॉफ्ट वो करके ये कर लीजिएगा, और वो फिर आप जो है वो नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगा उसमें आप लेके आए। ठीक हो गया। दूसरी असाइनमेंट आप लोगों की, आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं? ठीक है, जो जो चीजें मिसिंग हैं, वो जो असाइनमेंट है ये तो आज आपने करके या तो हमीद साहब को व्हाट्सअप कर देनी है, या जो है वो आपने मेरा नंबर ले लेना है, ब्रोई साहब के पास मेरा नंबर है, आप इनसे ले लें और मेरे साथ शेयर कर देंगे, सर इस पे एक लेक्चर कर दीजिए आप, वो डिफरेंट जितनी भी सब्जेक्ट टॉपिक्स होंगी फिर हम उसको। हाँ हाँ एग्जैक्टली, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। तो आप चाहे वो एंड में रख लें हमारे लिए, हाँ, लेकिन आपको आपको सिर्फ बताने का मकसद ये होगा, हमें इस पे डिफिकल्टी हो डन हो गया। कल आपका जबरदस्त लेक्चर होने वाला है कानून शहादत के ऊपर। ठीक है, और असदुल्ला शाह राजदी साहब हैं, वो कानून शहादत को इंग्लैंड में जबरदस्त समझ के भी आए हैं, और उनकी बड़ी जबरदस्त गिरफ्त है। और लेकिन वो सारी मतलब चीजें जिस तरह हम टेक्निकली आपको क्वेश्चनर बना के दे रहे हैं वो शायद वो ना कर पाए, लेकिन एक्सक्लूसिवली आपको कानून शहादत पे और खास तौर पे जो क्रॉस की ट्रिक्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। और अटेंड कीजिएगा, बाकी दोस्तों को भी ले आइएगा 4 बजे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है, नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा तो इंशाल्लाह आपके साथ तब। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।